दोस्तों, महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसके नक्शे के अंदर उतरेंगे। एक बिल्कुल सीमलेस, बिना रुके होने वाली सिनेमैटिक यात्रा। पहाड़, इतिहास, भूगोल, सब कुछ एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये एक सहज सफर होगा। महाराष्ट्र का एक हिस्सा दूसरे से कैसे जुड़ा है, बिना किसी रुकावट के हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। अगर हम इसे मैक्रो लेवल पर देखें तो क्या दिखता है? उत्तर में विशाल सतपुरा और अजंता की रेंज, पश्चिम में बिल्कुल दीवार की तरह खड़े ऊंचे पश्चिमी घाट और पूरब में फैला हुआ विदर्भा क्षेत्र। यही वो ढांचा है जिस पर पूरा महाराष्ट्र टिका है। अब थोड़ा कोस्ट यानी तट की तरफ आते हैं। यहां ध्यान कीजिए सेल्सेट द्वीप पर, जहां मुंबई की हलचल भरी नगरी बसी है। एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य ये है कि मुंबई अचानक नहीं बन गया। ये ठीक 7 द्वीपों को जोड़कर बनाया गया था, और यही अंक इस शहर को भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर बनाता है। कमाल है ना? वैसे मुंबई विरोधाभासों का शहर है। एक तरफ ये हमारी कॉटन कैपिटल है, हमारा अपना हॉलीवुड यानी बॉलीवुड है, जहां कोलाबा पॉइंट जैसी आकर्षक जगह है, तो दूसरी तरफ यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी भी मौजूद है। सब कुछ एक ही जगह। इस भौगोलिक दूरी और भीड़ को कम करने के लिए एक आधुनिक चमत्कार बनाया गया है, अटल सेतु, जिसे हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। 21.8 किलोमीटर लंबा, समुद्र के ऊपर बना यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो दक्षिण मुंबई को सीधा नवी मुंबई से जोड़ देता है। और इस महानगर की धड़कन क्या है? इसका बड़ा रेलवे नेटवर्क। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट में है और मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में। ये पूरा नेटवर्क जुहू, मड आइलैंड और मांडवा जैसे मशहूर तटीय स्थलों से घिरा है, जो इसकी सीमा तय करते हैं। थोड़ा सा उत्तर की ओर चलते हैं और यहां भूगोल अचानक इतिहास में बदल जाता है। 16 अप्रैल 1853, यही वो जगह है जहां पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कुछ दशकों बाद 1972 में तारापुर में यूएसए के सहयोग से भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया गया था। थाने के बिल्कुल पास ही भिवंडी तालुका है। इसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव होने का गौरव प्राप्त है। एक तरफ ये आधुनिक पर्यावरण का बेहतरीन मॉडल है, और यहां से आगे बढ़ते ही हम खंडाला के उन खूबसूरत पहाड़ी पर्यटक स्थलों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको राज्य के भीतर जाना है तो इन खड़ी पहाड़ियों में बने दर्रों को पार करना ही होगा। जैसे थालघाट, जो मुंबई को नासिक और कोलकाता से जोड़ता है, या फिर भोरघाट, जो सीधा पुणे ले जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बुरहानपुर दर्रा भी सदियों तक एक बहुत ही जरूरी ट्रांजिट रूट रहा है। भोरघाट से नीचे पुणे की तरफ उतरने पर एक अलग ही हब सामने आता है। यहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म विश्वविद्यालय है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी यहीं स्थित है। एक और हैरानतंगेज फैक्ट बताऊं, भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन भी यहीं पुणे में बन रहा है। अब आइए उत्तर की दिशा लेते हैं, जहां नासिक और शिरडी का इलाका है। नासिक सिर्फ अपने विशाल प्याज उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि पावन कुंभ मेले के लिए भी जाना जाता है। और इसकी ठीक बगल में शिरडी है, जो पूरी दुनिया में साईं बाबा के अनुयायियों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। पूरब की पहाड़ियों में एक अद्भुत ऐतिहासिक तुलना छिपी है। एक तरफ अजंता की 29 गुफाएं हैं, जिन्हें गुप्ता शासकों ने आकार दिया था, और दूसरी तरफ एलोरा की गुफाएं हैं, जिनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग दौर की महान कलाकृतियां हैं। इसी सफर में औरंगाबाद जिला आता है, जो अपने आप में खुली इतिहास की किताब है। यहाँ औरंगजेब का मकबरा है, बीबी का मकबरा है और देवगिरी का वो अभेद्य किला। याद है ना, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। यहां से और पूरब बढ़ने पर जमीन का रंग रूप तेजी से बदल जाता है। भुसावल के हरे भरे केले के बाग, और फिर बुल्धाना, जहां उल्का पिंड के गिरने से बनी वो अद्भुत लोनार झील का क्रेटर मौजूद है। और इसी क्षेत्र में लातूर भी आता है, जो भूकंप की भयंकर त्रासदी का गवाह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही नांदेड़ में सफर एक बेहद गंभीर और शोकाकुल ऐतिहासिक मोड़ लेता है। ये वही भूमि है जहां साल 1708 में गुलखान द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। 1708 का ये वर्ष इस भौगोलिक नक्शे पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गया। सफर करते करते हम बिल्कुल पूरब में नागपुर तक आ गए हैं।
अब नागपुर का नाम आते ही संतरे याद आते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ संतरों का शहर नहीं है। ये 0 माइलस्टोन के साथ देश का भौगोलिक केंद्र है। साथ ही आरएसएस का मुख्यालय, वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड HQ और पर्यावरण अनुसंधान के बड़े संस्थान यहीं पर स्थित हैं। नागपुर से आगे पूरा विदर्भा क्षेत्र फैला हुआ है। ये कुल 11 जिलों का समूह है। इन्हीं में वार्धा आता है, जहां गांधी जी का ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रम है, और गोंडिया जिला, जो आज अपने पायलट प्रशिक्षण संस्थान के लिए काफी मशहूर है। चंद्रपुर और यावतमाल के बीच सड़क पर एक कमाल का आधुनिक चमत्कार मौजूद है। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर। करीब 200 मीटर लंबे इस बैरियर को लोग प्यार से बाहुबली कहते हैं। मतलब देखिए कैसे स्थानीय चीजों का उपयोग आज की आधुनिक समस्याओं के लिए हो रहा है। बिल्कुल गेम चेंजर। चलिए, अब यहां से एक लंबा यू टर्न लेते हैं और वापस दक्षिण की पहाड़ियों की ओर मुड़ते हैं, जहां सातारा क्षेत्र आता है। इतिहास का एक बड़ा मोड़ यहीं आया था जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति के तहत इसे मिला लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। दक्षिण का ये हिस्सा भौगोलिक और सांस्कृतिक खजानों का मेला है। चाहे कोल्हापुर की बेहतरीन चप्पलें हों, रत्नागिरी के पूरी दुनिया में निर्यात किए जाने वाले अल्फोंसो आम, या महाबलेश्वर की ठंडी पहाड़ियां, और इन सबको एक धागे में क्या बांधता है? यहाँ का शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी। ये त्योहार इस पूरे राज्य की रूह हैं। इस हैरत अंगेज भौगोलिक विविधता की लगातार यात्रा में हम आखिरकार सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं। ये है कलसुबाई चोटी, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी, जो इस पूरे विशाल परिदृश्य का मुकुट मानी जा सकती है और हमारे इस सहज सफर का सबसे शानदार और आखिरी पड़ाव है। सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर नीचे देखते हुए एक ही ख्याल आता है कि इस विशाल राज्य की ऐसी कितनी और घाटियां, दर्रे और रहस्य होंगे जो अब भी छुपे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने कई कड़ियों को जोड़ा, पर सफर और खोज अभी बाकी है। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।